हेलो बच्चों, पीछे हमने जो पढ़ा था वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट था वो। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक करेंगे जो है एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जनरली एक्सेलरेशन से मतलब हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के बदलने की दर है। किस रेट से वेलोसिटी किसी पार्टिकल की चेंज होती है। देखो, चेंज होने में मे बी वो इंक्रीज हो सकती है वेलोसिटी या फिर वो डिक्रीज भी हो। दोनों ही केसेस में हम उसको एक्सेलरेटेड बोलेंगे। वो बाद में बताएंगे कि हम की साइन उसका लेंगे एक्सेलरेशन का, वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव कब कंसीडर करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा। तो अभी तो ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है कि कंसीडर करो कि एट टाइम t इज इक्वल टू t1 सेकेंड्स के ऊपर आपने किसी पार्टिकल को, टाइम की वैल्यू थी t इज इक्वल टू t1 सेकेंड्स, उस पे आपने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को मेजर किया एंड यू फाउंड दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू u मतलब उसको दिखा रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को। हमने थोड़ी देर के बाद एट टाइम t2 seconds we again measure the velocity of the particle and we found that this time the velocity is equals to v किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल वेलोसिटी को। हालांकि सो ये v है, ये जनरली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने जो डेटा था उसको ऑब्जर्व किया, देन चेंज इन वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी में चेंज था, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज को किससे शो कर सकते हैं? डेल्टा v लिख दूं मैं उसको। डेल्टा v किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो थी पार्टिकल की वो कितना बताओगे आप बताओगे फाइनल कितनी थी, इनिशियल कितना था? तो v माइनस यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी एंड इज इक्वल्स टू डेल्टा v। अच्छा, ये सब करने में उस पार्टिकल को जो टाइम लगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज इक्वल्स टू t2 minus t1 and that is equals to delta t seconds। डेल्टा t सेकंड्स में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई डेल्टा v अमाउंट से। देखो, जो वेलोसिटी चेंज में आप दोनों चीजें कंसीडर कर सकते हो। मैग्नीट्यूड बदल रहा हो तब भी वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन यदि अकेली डायरेक्शन यदि बदलती है तो भी वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है बतानी। तो यदि सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन यदि बदलती है, देखो सर्कुलर मोशन में यदि कोई पार्टिकल मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो उसकी स्पीड तो क्लियर होगी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग होगी। क्योंकि देखिए ये जा रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो है दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट, 5 मीटर पर सेकंड हमने उसको बताया। लेकिन यहां इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बताओगे बाय द टेंजेंट, ये डायरेक्शन थी उसकी मोशन की, यहां ये थी, यहां ये थी। एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस। सो आप ये क्या कहोगे कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जरूर मूव करती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं कह सकते आप लोग। इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, हमेशा इक्वल वेलोसिटी नहीं है, हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और उसका रीजन क्या था? उसका कारण था कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे उसके मोशन की डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, जिस वजह से हमने कहा उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग है। अब वेलोसिटी यदि इसकी डिफरेंट है तो सीधी सी बात है कि चेंज है वेलोसिटी में, चेंज है तो फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन का केस हुआ। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ओके, तो हम ये कर रहे थे कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का जनरल मतलब ये है कि वेलोसिटी यदि बदले तो एक्सेलरेटेड है, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो फिर वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। यहां एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? तो मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज कितना आया वेलोसिटी में? डेल्टा v के बराबर। कितने टाइम में आया? डेल्टा t टाइम में आया। तो रेट ऑफ चेंज आप क्या लिखोगे भाई? पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के बराबर। सही है ना? तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको आगे ये भी लिख सकते हो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1। ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया क्या होता है, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की यूनिट। देखिए ये जो वेलोसिटी आप लोग एसआई सिस्टम में मेजर करोगे फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को आप लोग मेजर करोगे तो किस में करोगे, मीटर पर सेकंड में। दूसरी वाली वेलोसिटी को भी किस में मेजर करोगे, मीटर पर सेकंड में। अब नीचे भी सेकंड माइनस सेकंड, क्योंकि t1 भी सेकंड्स में है, t2 भी सेकंड्स में है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि यदि आप लोग 10 मीटर पर सेकंड में से मान लो 5 मीटर पर सेकंड घटाते हो तो बचेगा क्या, 5 किलोग्राम नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 5 मीटर पर सेकंड बचेगा। मतलब मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड यदि माइनस आपने किया या जोड़ा इसके अंदर तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। सेकंड में से सेकंड वो भी बचेंगी, वो सेकंड ही बचेंगी जो भी बचा, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। और ये इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट आ गई, एक्सेलरेशन की यूनिट है। कौन से सिस्टम में है, ये एसआई सिस्टम में है। यहाँ आपने जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूज किया वो कौन सा चूज किया था, एसआई सिस्टम। सो जो ये यूनिट निकलेगी ये भी किसमें आएगी, ये भी एसआई सिस्टम में आती है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आप लोग इसका देखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हालांकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम सभी को क्लियर करते चलेंगे। डायमेंशनल यदि फॉर्मूला इसका निकाल लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे बताएंगे जी, वेलोसिटी है ऊपर, नीचे टाइम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है, टाइम का t होता है। इस t को ऊपर लेके गई तो ये भी माइनस में होगा, माइनस में एक पहले से ही ऊपर प्रेजेंट था, दूसरा एक और पहुंच गया तो माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए, तो LT-2 क्या आ गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो ये जो था ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखिए कि जनरली हम लोग ये मानते हैं कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन की बात यदि करी जाती है तो जनरली आप लोग क्या मानते हो, देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां से आप लोग चेक करोगे यदि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा, और यदि फाइनल वेलोसिटी आपकी कम आती है तो वो नेगेटिव आ जाएगी। तो जनरली ये सोचा जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है। मतलब हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब जनरली क्या निकलता है, हम सोचते हैं इंक्रीजिंग है, उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और डी एक्सेलरेटिंग यदि आप लोग बोलते हो तो डी एक्सेलरेटिंग के केस में वी जस्ट कंसीडर दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये एक प्रकार से इस टर्म के साथ एक्सेलरेशन के साथ ये जस्टिफिकेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये इसलिए है, कंसीडर दैट यदि आप लोग ये जो डायरेक्शन है वर्टिकली जो अपवर्ड डायरेक्शन थी, आप कंसीडर करते हो कि लेट वर्टिकल अपवर्ड जो डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस आपका आ गया, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक बॉडी जो होती है विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यदि वो बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है देन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण लगेगा g, और g की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी। तो यहां एक्सेलरेशन तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और वेलोसिटी क्या है उसकी, पॉजिटिव है। अब देखिए यहां ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, यहां जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हमने ये कहा कि हम ये मानते हैं कि नेगेटिव जो एक्सेलरेशन आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन हम कंसीडर करते हैं। जनरली हम लोग ये सोच के चलते हैं
लेकिन यहाँ देखिए एक बार इस सिचुएशन में कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्या वो हमेशा डी एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा? मतलब क्या वो हमेशा वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा? वेलोसिटी डिक्रीज होना डी एक्सेलरेशन कहलाएगा, वेलोसिटी का इंक्रीज होना एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ देखिए यदि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका और एक ऑब्जेक्ट आपने नीचे की तरफ फेंका, अब दोनों ही केसेस के अंदर जी तो क्या है माइनस, क्योंकि ये किसके अलोंग लगता है? आपने कंसीडर क्या किया? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया, तो जी जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव माइनस जी से हमने बता दिया। अब ये चीज देखिए कि जो बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई उसकी स्पीड को ये जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, मतलब ये डी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये डी एक्सेलरेशन है। और यदि जो बॉडी फ्रीली फॉलिंग है, नीचे की तरफ आती है, उस केस में ये इंक्रीज करता है स्पीड को। देखिए बात वही है, नेगेटिव जी है, इसलिए है, इस केस में भी नेगेटिव था ये जी, इस केस में भी नेगेटिव था। रीजन बीइंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस एंड यू हैव कंसीडर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहां देखिए इस केस में वो ये माइनस जी क्या करता है? डिक्रीज करता है वेलोसिटी को, इस केस में ये माइनस जी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये जब वापस जब आ रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आती है, इन दैट केस दिस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग द स्पीड, तब आप क्या करेंगे? तो यहां थोड़ा सा हमें इस चीज को मॉडिफाई करना होगा कि हम डायरेक्ट तो ये नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेट ही करेगा, नेगेटिव है तो वो हमेशा डीएक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड को तो इंक्रीज कर रहा है, और जो ऊपर की तरफ बॉडी जा रही थी उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज उसकी स्पीड को। तो आपको डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को समझने के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे एक्सेलरेटिंग बॉडी है, यदि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेलोसिटी की तरफ यदि डायरेक्शन है तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। और यदि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तब वो चीज क्या होगी? डी एक्सेलरेट होगी। देखिए इन द फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी नीचे की तरफ, और क्या हुआ? उसने स्पीड को डिक्रीज किया, उसकी वेलोसिटी को कम किया। दूसरे केस में एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम थी। अब यदि दोनों की डायरेक्शन से सेम थी, देन इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे जैसे उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट टर्म्स हैं। कई बार देखिए ये सोच लेते हैं बच्चे की, जैसे a is equal to delta v by delta t रखा, तो ये देखा थी चेंज इन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी आपको ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव करता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी मोशन की डायरेक्शन और उसके मोशन का जो रेट होता है, उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने का जो रेट होता है, उसके बारे में बताएगा। लेकिन एक्सेलरेशन ये बताता है कि वो जो वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है, वो किस हिसाब से चेंज होती है। क्लियर? तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में, जनरल सी बातें थी, वो चीजें आप लोग आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म जैसे एक्सेलरेशन बात किया गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यदि ये बात की जाए तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यदि आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि यदि वेलोसिटी पार्टिकल की a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, आप क्या कहोगे? ये चीज यूनिफॉर्म कब होगी? जब हर बराबर समय में पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर अमाउंट से चेंज हो, मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट से यदि वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये जरूरी नहीं है कि टाइम इंटरवल कितना बड़ा होना चाहिए, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल्स, ये कितने भी छोटे हो, भले ही आप कितने भी छोटे टाइम इंटरवल्स को कंसीडर करें, यदि उसका
और यदि वो बॉडी अपनी वेलोसिटी को हर बराबर समय के अंदर, जैसे आपने माना कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज होती है 1 सेकंड में, तो अगली 1 सेकंड में भी, अगली 1 सेकंड में भी, चाहे आप 0.1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, तो अगली 0.1 सेकंड में भी आप क्या करो, आप यदि नोट करते हो कि अगली 0.1 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड से बदलती है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, और ऐसी वस्तु को कहा जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यदि इन दोनों में से कोई भी चीज सेम ना हो, सेम तो देखो टाइम तो हम ले ही लेंगे, यदि इक्वल आपने टाइम इंटरवल लिए, जैसे 1 सेकंड का टाइम इंटरवल आप लोग लेके चल रहे हो, और हर बार वेलोसिटी जो थी वो अलग अलग अमाउंट से बदलती है, इन दैट केस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो सिंपल सी बात है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इंटरवल को सेम रखा, यदि वेलोसिटी बराबर बदलती है, हर बराबर टाइम में बराबर चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यदि नहीं होती है तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात कर ही लेते हैं अभी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, आपने ये देखना है ड्यूरिंग द होल जर्नी, पूरी जब भी मोशन हुई, कंप्लीट मोशन के दौरान टोटल जो चेंज आया वो कितना आया, किसमें, उसकी वेलोसिटी में। तो एक्सेलरेशन आप लोग एवरेज एक्सेलरेशन यदि देखते हो, एवरेज एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप क्या करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये आप ये देखोगे जब तक आपने अपने ऑब्जर्वेशंस को जारी रखा, तो शुरू से लेकर और आखिरी तक जब तक आपने ऑब्जर्व किया, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, सबसे पहले कितनी थी, सबसे बाद में कितनी थी, वो चीज क्या कहलाएगी। मान लेते हैं यहाँ जर्नी थी, तो आपने यहाँ t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और t इज इक्वल टू t सेकेंड्स के ऊपर जाके आपने उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ आपने वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, बीच में चाहे कुछ भी हुआ हो, यहाँ आपने वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, तो आपने क्या किया, इसमें से ये फाइनल थी माइनस कर दिया इनिशियल को, और टाइम से कितने सेकंड्स लगे थे, 0 से लेकर t सेकंड्स तक कितना टाइम लग गया, t सेकंड्स का टाइम लग गया, इससे आपने उसका रेट निकाल लिया। ये था एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे ये बता दिया कि यहाँ टाइम की वैल्यू 0.2 सेकंड्स है, तो बताइए कि आप 0.2 सेकंड्स के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना एक्सेलरेशन था, यहाँ टाइम की वैल्यू 0.4 सेकंड्स है, तो आप बताओ कि 0.4 सेकंड्स के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कितना था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा है, ना इससे पहले 0.4 से पहले, ना 0.4 के बाद, आपको एक्सेलरेशन बताना at this time, at this instant of time, वो चीज क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एवरेज तो हम पूरी जर्नी के ऊपर निकाल लेंगे, फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप कैसे निकालने वाले हैं, समझ गए। तो आपने माना कि लेट t इज इक्वल टू t सेकंड्स के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी जो थी वो v थी, थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय कितना, डेल्टा t टाइम के बाद, अब डेल्टा t टाइम के बाद मतलब t प्लस डेल्टा t टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, t सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी है, v है, t प्लस डेल्टा t सेकंड्स के ऊपर चेंज कितना किया आपने टाइम को, सिर्फ डेल्टा t अमाउंट से उसको चेंज किया, डेल्टा t प्लस डेल्टा t सेकंड्स पे देखा आपने, देखो एक बार तो नोट किया उसको कितने पे, t सेकंड्स पे नोट किया, उसकी वेलोसिटी आपको v मीटर पर सेकंड मिली, v मीटर पर सेकंड मिल जाती है, फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया t प्लस डेल्टा t, मतलब t प्लस डेल्टा t, वो आपको वेलोसिटी मिली v प्लस डेल्टा v, तो आप क्या कहोगे, चेंज कितना आया वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी तो डेल्टा v हो गया, और टाइम कितना लगा उसको, टाइम इंटरवल डेल्टा t के बराबर, देन एक्सेलरेशन अगेन जी बार बार वही चीज लिख रहे हो आप, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लेकिन ये नोट करिए कि इंस्टेंट जो आप लोग बताते हो, एट द गिवन इंस्टेंट आपको बताना है, तो ना पहले थोड़ा भी या थोड़ा सा बाद में, तो ये जो डेल्टा टी का अमाउंट कितना हो जाएगा, यदि आपको इसी टी टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, होगा या नहीं होगा, बट टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, टी के बराबर, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
मतलब डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा है डेल्टा टी जितना आप लोग अज्यूम कर सकते हो, जीरो नहीं करना है बस। जितना छोटा आप लोग अपने मन में सोच सकते हो ना, उतनी छोटी संख्या आप सोच लो, उतना छोटा क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू, मतलब ये डेल्टा टी की वैल्यू है, और उस वैल्यू को मैं कह रहा हूं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, नियर अबाउट जीरो। यदि आप इसको लिमिट करते हो तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो टी प्लस डेल्टा टी भी नियर अबाउट क्या हो गया, टी मतलब लगभग वही इंस्टेंट आ जाएगा आपका, और इस केस में ये चीज डेरिवेटिव बन जाती है। कल भी मैंने यही चीज बताई थी, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। So we can simply calculate acceleration by differentiating the equation over which differentiation of the velocity, वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन होगी, टाइम डिपेंडेंट जो इक्वेशन होगी, उसको यहाँ पुट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और किसी भी समय के ऊपर आप लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी हमारा टर्न आएगी न्यूमेरिकल्स की, हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो नीट जेईई के अंदर भी काफी पूछे जाएंगे, तो उसके भी नीट के में तो काफी आपको मिल जाएंगे, यदि डिफरेंट बुक्स आप लोग देखोगे तो उसमें। तो चलिए, ये एक्सेलरेशन के बारे में हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, किसी भी समय के ऊपर आप लोग निकाल सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्राफ्स। देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और काइनेमेटिक्स के ग्राफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे इजी मेथड आता है, ग्राफिकल मेथड आता है किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए। तो ग्राफ देखिए जो बनाते हैं हम, पोजीशन टाइम ग्राफ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया, और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आते हैं। दोनों प्रकार के ग्राफ हम अभी पढ़ेंगे। एक तो पोजीशन टाइम है, मतलब जो ग्राफ बनेगा बॉडी की पोजीशन के और टाइम के हिसाब से, कि समय के साथ साथ बॉडी की पोजीशन किस प्रकार से चेंज होती है, कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होती है। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। देखिए, मैंने ये पोजीशन एक्सिस है, यहाँ x दिखाया, मीटर में दिखा रहा हूं। x किसको रिप्रेजेंट करता है, x है पोजीशन है बॉडी की, x पोजीशन है, और ये जो x एक्सिस के अलोंग मैं दिखा रहा हूं टाइम को, ये टाइम एक्सिस है। क्लियर? तो t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। मैं दोनों चीजें ऐसे सिस्टम में लेता हूं, इसको सेकंड्स में शो कर रहा हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि बॉडी है वो रेस्ट पे है, मतलब लेट एट t इज इक्वल टू जीरो, मतलब जैसे ही आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो उसकी पोजीशन थी x नोट, कहीं भी x एक्सिस के ऊपर x नोट मार्क कर दिया, मतलब बॉडी जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो, ये ओरिजिन है, यहाँ दोनों चीजें ही जीरो है, तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो यहाँ है, x इज इक्वल टू जीरो भी यही पॉइंट है। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स पे आपने उसको देखा, तो आपने पाया कि वो x इज इक्वल टू x नोट पे रखा है जी, ओरिजिन से कितनी दूर, x नोट मीटर्स दूर रखा गया था। ठीक है, आपने उसको मान लिया, देख लिया, तो आपने थोड़ी देर के बाद फिर उसको नोट किया, t सेकंड्स के ऊपर नोट किया, मान लिया कि ये t सेकंड्स हो गए। तो उसने आपने पाया कि वो ये वही रखा है, क्योंकि इस पे है, वो रेस्ट पे है, जाएगा नहीं कहीं भी, उसकी पोजीशन तो चेंज होगी नहीं। यदि वो t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स के ऊपर x इज इक्वल टू x नॉट मीटर्स पे था, तो t इज इक्वल टू t सेकंड्स पे भी वो कहां मिलेगा, वो x नॉट के ऊपर ही मिलेगा। तो अब भी वो कहां है, x नॉट, उसकी पोजीशन अब भी x नॉट है, t सेकंड्स के ऊपर आपने देखा उसकी पोजीशन x नॉट, दोनों पॉइंट्स को आप लोग मानते हो, तो क्या है, ये ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बन गया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये एक्सिस आपको क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखाता है, और ये एक्सिस हमें टाइम दिखाता है। कैसा ग्राफ बना जी, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनी, और कैसी बनी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब एक रेस्ट पे यदि कोई बॉडी है, तो उसके लिए जो पोजीशन टाइम जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, दूसरा है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या करती है, मूव करती है। यदि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो जी क्या करेगा, वो हर समय में बराबर दूरी को तय करेगा।
तो क्या हुआ कि लेट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे वो क्या था, इनिशियली क्या रखा था जी, x इज इक्वल टू x नॉट पे था, लेकिन t इज इक्वल टू t सेकेंड्स आपने टाइम कितनी देर के बाद देखा, t सेकेंड्स के बाद आपने टाइम को देख उसको नोट किया, तो जी उसकी पोजीशन थी x इज इक्वल टू x मीटर्स के ऊपर रखा था, मतलब उसने अपनी पोजीशन को अब की बार चेंज किया। मान लेते हैं कि ये क्या है, x मीटर्स के बराबर है, ये x जर्नली रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, ये टाइम, और ये यहां मैं ले रहा हूं अमाउंट टाइम का, ये टाइम की वैल्यू कितनी थी, t सेकंड्स थी, टाइम की वैल्यू 0 सेकंड्स थी, x पोजीशन कहां थी, x नॉट मीटर्स थी, पोजीशन कहां थी, x मीटर्स थी, तो ये x मीटर्स के ऊपर गया, ये टाइम था आपका t सेकंड्स, तो जी t सेकंड्स पे पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, तो यदि आपने दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर है, ये इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन तो अब की बार भी आया, लेकिन ये इंक्लाइंड था ऑन द टाइम एक्सिस एज वेल एज ऑन पोजीशन एक्सिस। इफ इनिशियली बॉडी रखी होती कहां पर, 0 पे, मतलब x नॉट की वैल्यू कितनी होती, 0 पे, तो आपका ग्राफ यहां से शुरू हो जाता, बस फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसे ग्राफ आए। ये था कि पहले यदि ओरिजिन पे रखा तो यहां है, नहीं रखा तो वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यदि x नॉट की वैल्यू 0 होती तो आप क्या करते, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल कहां रखा था जी, 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल कहां रखा था, x पे रखा था। तो ये आ गया आपका ग्राफ। अब देखिए नोट करते हो आप लोग कि मान लो यही आप लोग ग्राफ कंसीडर करके चलते हो, तो यहां स्लोप जो होती है ना, स्लोप, किसी भी ग्राफ की स्लोप जो होती है वो बराबर होती है टेंजेंट थीटा, टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल मान लो बनाता है, तो ध्यान दें ये आपकी एक ट्रायंगल बनती है, मैं O इस पॉइंट को A इस पॉइंट को B मानता हूं, तो स्लोप जो इसके, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसमें ये साइड हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये चीज क्या है, बेस। क्लियर है तो इसने क्या करा आपने कि tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो बना लिया हमने, परपेंडिकुलर है आपका जो ये चीज है, और ये कितने के बराबर थी, यदि आप लोग ग्राफ देख रहे हो तो मैं दोबारा से एक बार बना देता हूं इस ग्राफ को स्लोप को करने के लिए, ये अच्छा कंसेप्ट है ग्राफिकल क्वेश्चंस को करने के लिए, आप कोई भी ग्राफ लेके बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ लिया, मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था, 0 पे था, टाइम t सेकंड्स के ऊपर, तो ये जो इंटरवल था, ये टाइम इंटरवल कितना आ गया, t सेकंड्स का आ गया, पार्टिकल कहां पहुंच गया, x के ऊपर पहुंच गया, तो ये जो इंटरवल था, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, x मीटर्स, और ये आपका बन गया ग्राफ। तो चाहिए हमें क्या, स्लोप चाहिए, तो स्लोप किसके बराबर होगी, ये ओरिजिन O पॉइंट, इसको A पॉइंट, ये B पॉइंट, स्लोप किसके बराबर होती है, स्लोप बराबर होगी tan थीटा की, tan थीटा किसके बराबर, ये थीटा बनता है तो जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर बराबर है जी ए बी के, ए बी अपॉन बेस कितना है ओ ए, तो जी स्लोप बराबर आती है ए बी, देखिए ए बी एक्स मीटर्स के बराबर था, ए बी एक्स मीटर्स के बराबर, और जो ओ बी ओ ए है वो किसका बराबर था, वो टी सेकेंड्स के बराबर है अपॉन टी, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम दैट इज इक्वल्स टू स्पीड, यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता वेलोसिटी मिल जाती है हमें। क्लियर हुई बात। तो ये पूछता है कि आपसे यदि ये पूछा जाए कि स्लोप जो होती है, स्लोप आपको पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती है, वेलोसिटी के बारे में बताती है या फिर आप कहेंगे स्पीड के बारे में बताती है, आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो। आप ये भी डायरेक्ट, यदि आपको थीटा मालूम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, स्लोप आपकी आ जाएगी, अदरवाइज आप लोग जो आपको मेथड बताया गया उससे कर सकते हो। तो ये एक जनरल सा मीनिंग बनता है कि जो स्लोप जो होती है पोजीशन टाइम ग्राफ की वो क्या बताती है हमें, तो हम बताएंगे कि स्लोप जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी बताती है या फिर स्पीड बताती है। तो स्लोप के लिए आप लोग टेंजेंट थीटा ले सकते हैं।
ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि कोई बॉडी मूव करती थी उसके लिए अब कहेगा कि नाजी यदि नॉन यूनिफॉर्म हो वेलोसिटी देन इट उस केस में हम क्या करेंगे फिर, तो उसमें करना कुछ नहीं है। आप नॉन यूनिफॉर्म में तो किसी भी तरीके से देखो स्ट्रेट लाइन है नीचे आपकी, वो कार्ड बॉडी भी आ सकती है, कार्ड एक कर्व मिल जाएगी आपको, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा। दूसरा जो ग्राफ आता है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, हम इक्वेशंस को भी डेराइव करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको भी ग्राफिकल मेथड से डेराइव करेंगे। तो यहां देखिए क्या है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब एक एक्सिस के ऊपर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करोगे और दूसरे एक्सिस के ऊपर आप लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये एक्सिस आपका बना, ये वेलोसिटी एक्सिस है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड में मैं इसको ले रहा हूं, और ये एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। अब आपने फिर से वही ऑब्जर्व किया कि यहां तो टाइम भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एट टाइम t is equal to 0 seconds you measure that velocity of the particle is equal to u। क्या है ये इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर थी, कहीं पे भी ये u की वैल्यू आ गई, t is equal to t सेकंड्स के बाद हमने फिर से उसको नोट किया, दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v is equal to v, ये क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, क्लियर। तो देखिए यहां मिला आपको v is equal to u इनिशियल वेलोसिटी, एट टाइम t is equal to t सेकंड्स, v फाइनल वेलोसिटी है। तो ये आपने फाइनल वेलोसिटी आपकी कहीं ये है, तो जी समय लग गया उसको t सेकंड्स, मतलब ये t is equal to 0 पे कितनी मीटर पर सेकंड से वो जा रहा था, u मीटर पर सेकंड से, और t सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी मिली हमें v मीटर पर सेकंड मिली। तो ग्राफ कैसा आ गया ये, अच्छा वो ये वेलोसिटी उसकी क्या हुई है, चेंज हुई है। इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, यदि वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती, नॉट चेंजेस, डज नॉट चेंजेस आता है, तो इसका मतलब ये आ गया कि वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो कैसी है, फिर यूनिफॉर्म है। तो मतलब t is equal to t सेकंड्स के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u होनी चाहिए। उस केस में ये आपका पॉइंट है यहां आता, तो आपका ग्राफ ये बन जाता। देखिए ऊपर वाले को भूल जाएंगे, ये ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। फिर ये ग्राफ कैसा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके लिए कैसे, तो देखिए पहले वेलोसिटी u थी, बाद में जी बदली तो एक्सेलरेशन है, बदली तभी तो बदलेगी, एक्सेलरेशन है तभी तो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो गई, कितना आ गया v आ गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, हर बार उसकी स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो स्लोप यहां भी आप लोग देखोगे, मान लेते हो कि ये आपका थीटा एंगल है, पिछले केस में हमने यहां से ओरिजिन वाले ग्राफ से स्लोप बताया था, अब की बार हम इससे बता लेते हैं। देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, ये डॉटेड लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना एंगल यहां से बनने वाला था इस कर्व के लिए, इस स्ट्रेट लाइन के लिए, उतना ही एंगल यहां बनेगा। आप लोग टेंजेंट थीटा किसके बराबर, ये देखिए आप लोग, ये जो कितना इंटरवल है, टाइम इंटरवल t है, और ये v था, ये u था, तो टोटल ये कितना बचेगा, देखिए यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक कितना है, u है, तो सिर्फ ये कितना बचा, v माइनस u, परपेंडिकुलर है v माइनस u आपका, ये बेस हो गया प्रीवियस केस की तरह, ये टाइम टेकन, और ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बता रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप बताती है एक्सेलरेशन के बारे में, किसके बारे में बता रही है वो, एक्सेलरेशन के बारे में। और पोजीशन टाइम ग्राफ जो था उसकी स्लोप किसके बारे में बताती है, वो बताती है स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में। तो यहां देखिए स्लोप आप लोग देखोगे, यहां भी उसकी स्लोप कितनी है, ये भी थीटा एंगल है, इस पॉइंट पे भी उसकी स्लोप कितनी है, थीटा है। देखिए ये सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यदि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन हर पॉइंट से लेंगे तो थीटा, यहां
इस सेक्शन के दौरान इसकी स्लोप कितनी थी, tan थीटा, यहाँ भी कितनी है tan थीटा, यहाँ भी कितनी है tan थीटा, मतलब स्लोप हर जगह tan थीटा है। और tan थीटा क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना a है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है a है, इसमें एक्सेलरेशन कितना है a है। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, देखो स्लोप जो होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको बताएगी एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब tan थीटा जब तक नहीं बदलेगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा ना। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर नोट किया तो स्लोप कितनी है टेंजेंट थीटा, यहां भी स्लोप कितनी है टेंजेंट थीटा, यहां भी स्लोप कितनी है टेंजेंट थीटा। यदि आप लोग एक ग्राफ ले लेते हो कि ये आपका ये वेलोसिटी थी, ये टाइम था, और ये आपने अब की बार ग्राफ लिया है, तो यदि इस ग्राफ को यदि आप लोग कंसीडर करते हो तो यहां देखिए, यहां आप लोग इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहां एंगल कितना बना, ये बना, इस पॉइंट के ऊपर एंगल कितना बनता है, कुछ डिफरेंट ही बनेगा ना। यहां देखिए एंगल कुछ, ये θ1 था, ये θ2 बन गया, यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर थी स्लोप कितनी है tan θ1, इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है tan θ2। तो tan θ1 और θ2 थीटा बदल गया, तो मतलब tan थीटा बदल गया, tan थीटा बदल गया तो एक्सेलरेशन बदल गया। एक्सेलरेशन का अमाउंट क्या है, इस पॉइंट पे कुछ अलग था, इस पॉइंट पे कुछ अलग था, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस आ गया। ये भी स्ट्रेट लाइन आती है तो स्ट्रेट लाइन पे देखिए हर पॉइंट के ऊपर थीटा, टेंजेंट ड्रा करोगे बराबर बात आनी है, समझ गए। तो यहाँ आप जरूरी नहीं है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके दिखाएं, देखिए इस पॉइंट के ऊपर आप लोग ये भी बता सकते हो, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम से कि दोनों एंगल डिफरेंट है तो स्लोप चेंज हो गई, यहाँ स्लोप कुछ और थी, यहाँ स्लोप कुछ और थी। और स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन। स्लोप यहाँ और यहाँ अलग अलग, तो एक्सेलरेशन यहाँ और यहाँ अलग अलग, डिफरेंट एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस आ गया। तो ये जो था, ये था आपका कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा लंबी क्लिप बन जाएगी, अदरवाइज वी कैन derive the equations of motion, kinematic equations होती हैं मोशन की, on the graphical basis and also on the calculus basis। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, कल हम करेंगे इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर कुछ एक कंसेप्ट्स को रिवाइज करें, हम न्यूमेरिकल्स इसके लेके आएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।